राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आज बात होगी फरीदाबाद के सेक्टर 3 की। सेक्टर 3 को आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर कहा जाता है। सेक्टर में जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी सेक्टर की समस्याएं भी हैं। आखिर क्या है सेक्टर 3 के लोगों की समस्याएं? सरकार और प्रशासन से क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? सेक्टर 3 के लोग क्या चाहते हैं? हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं। आप सभी दर्शकों को राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक और आज हम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो फरीदाबाद में सबसे पहले सेक्टर बसाया गया, सेक्टर 3। सेक्टर 3 को लेकर कहा जाता है कि आबादी के हिसाब से ये एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, यानी कि जितनी जनसंख्या इस सेक्टर में रहती है वो एशिया के किसी भी देश में और खासतौर से इंडिया में कहीं भी इतनी आबादी इस सेक्टर में इस तरह से नहीं रहती। सेक्टर 3 में लेकिन 30 साल से ज़्यादा इस सेक्टर को बसे हुए हो गए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से इस सेक्टर को बसाया गया था, जिसमें गरीब परिवारों से लेकर और जो मध्यम परिवार हैं, मध्यम वर्गीय, उन तक के प्लॉट काटे गए और ये पूरा सेक्टर पूरी तरह से अब आबाद हो चुका है। लेकिन आबाद होने के साथ साथ में लोगों के लिए बर्बादी जैसा भी एहसास करा रहा है। और बर्बादी इसलिए कि 30 साल पहले बनाए गए मकान भी अभी HSBP की तरफ से खाली दिखाए गए हैं और इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना इसलिए पड़ रहा है कि हर साल इनके पास में फीस जो खाली प्लॉट की है वो जमा कराने के लिए लेटर डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। कई बार ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से मांगे ना उठी हों, मांग बार बार उठाई गई और शासन से लेकर प्रशासन तक सभी जगह दस्तक इनकी तरफ से दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना केवल एक समस्या ये बल्कि और कई समस्याएं हैं। तो आज तमाम लोग सेक्टर 3 के वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आज अपनी बात रखेंगे और कोशिश इंडिया न्यूज हरियाणा की वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से कि इनकी समस्याओं का समाधान हो और इनकी जो तमाम शिकायतें हैं वो अधिकारियों से लेकर सरकार तक पहुंचे और उस पर सरकार संज्ञान ले। बात आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल राणा है जी। राणा साहब, हम इकट्ठा हुए हैं आज एक बार इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम पहुंचे हैं। समस्याएं क्या हैं? चूंकि एशिया का आप बता रहे हैं सबसे बड़ा या आबादी के लिहाज से सेक्टर 3 है जी। यहाँ सेक्टर 3 जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में बताया है, एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर है आबादी के हिसाब से। जितनी ज़्यादा आबादी है उतनी ही ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पर। और सेक्टर 3 फेडरेशन बार बार विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी समस्याएं उठाती रही है, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भी प्रशासन घोर लापरवाही, उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए है। उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन शिकायत क्या है? शिकायत हमारी सबसे पहले तो जहाँ पे अब हम खड़े हैं यहाँ पे लगभग 638 मकाने हैं और जिनकी अलॉटमेंट 89 और 1990 में की गई थी। और ये जो मकान है दूसरे भी हैं 682 मकान जिनको 1 साल बाद किया था। ये पुनर्वास योजना के तहत मेरे पास वो मीटिंग जो हरियाणा सरकार की 30वीं मीटिंग हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था, शहर में जगह जगह झुग्गियाँ थी। पुनर्वास योजना के तहत इनको वहाँ से उठाकर 36 वर्ग गज के प्लाट दिए गए थे जिनकी कीमत 100 रुपये गज थी। 629 मकानों को अलॉटमेंट लेटर दे दिए थे, 682 को नहीं दिए। जिन 629 मकानों को अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए थे, जब मकान बनाने की बात आई तो एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा ने जो तत्कालीन थे उन्होंने बोल दिया कि छोटे मकान है, आपको नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे मकान बना लीजिए। लोगों ने मकान बनाए। मकान बनने के बाद सीवरेज है, चाहे पानी का कनेक्शन है और सीवरेज कनेक्शन है, वो सब हुड्डा ने प्रोवाइड करा दिया। लेकिन वो ओसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से हुड्डा के रिकॉर्ड में आज तक ये खाली प्लॉट दर्शाए जाए हैं। खाली प्लॉट दर्शाने की वजह से इन प्लॉटों पर हर साल एक्सटेंशन फीस लगाई जाती है। चूँकि हम जिक्र कर रहे थे एक्सटेंशन फीस का कि लगातार हर साल इनको जमा करानी होती है या इनसे मांग रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में होते होंगे। लगता है आपको कि ये समस्या का समाधान, जिस तरह इन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों से ये उठा भी रहे हैं, आप लगातार खुद भी उठा रहे हैं, तो होता हुआ दिखता है कुछ? ऐसा है जी। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा जो कि हमारे सेक्टर 3 छत्तीसगढ़ में आए और इनके द्वारा जो मेरे को बोलने का मौका दिया गया, मैं इसका भी धन्यवाद करूंगा। और यहाँ के आम लोग जो बैठे हैं, हमारी जो समस्या से जूझ रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारी फेडरेशन के सुभाष लामा जी और हमारे रतनलाल राणा जी
और यहाँ छत्तीसगढ़ से आवास कल्याण समिति का प्रेसिडेंट मैं, जो राजेंद्र सिंह भाटी मेरा नाम है, मैं, हम लोग और हमारे सभी लोग, हमने कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें अपनी समस्या को लेकर नहीं गई। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो भी रहा है हमारे सुभाष लामा जी और रतनलाल राणा जी का और यहाँ के लोगों का है। इन्होंने नहीं, रोल तो रहा इनका समस्या ले जाने का, समस्याएं तो इन्होंने उठा ली लेकिन समाधान नहीं हुआ। उस पे बताने जा रहा हूँ, इसके लिए इन्होंने भागदौड़ का भी प्रयास किया, हमने भी किया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। समस्या ज्यों की त्यों है। आपको क्या लगता है एक समस्या बड़ी जो निकल कर सामने आई है, इसके अलावा और क्या लगता है कि यहाँ सेक्टर 3 में समस्याएं हैं? समस्याएं हमारी जो हैं पहले तो वही सॉल्व हों, जो समस्याएं हैं बड़ी, वो तो सबसे बड़ी समस्या है आपकी। और वही समस्या ही है, वही समस्या है। और कोई पानी और सीवर की है। पानी और सीवर में जो है पानी मिक्सअप आता है, सीवर का पानी मिक्स हो जाता है। सीवर की जो लाइन है हमारी EWS के हिसाब से छोटी लाइन डली हुई है। कितने इंच की होती है वो? 4 इंच की, जो कि आबादी के हिसाब से अब वो लाइन बड़ी हो जानी चाहिए। आबादी बढ़ गई है लेकिन सुविधाएं जस की तस, क्योंकि 30 साल पहले जब प्लानिंग इस सेक्टर को बसाने की गई थी तो उसके बाद में आबादी लगातार बढ़ी लेकिन आगे विस्तार सुविधाओं का नहीं हुआ। क्योंकि सुभाष लामा जी भी सेक्टर 3 में ही रहते हैं, आप राष्ट्रीय नेता हैं, कर्मचारियों की लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, जाना माना चेहरा है। आप कैसे देख रहे हैं? अभी राणा साहब से भी बात हो रही थी, बड़ी समस्या थी, हम देख रहे थे, एक बार आप मुलाकात अधिकारियों से भी इस बात को लेकर कर चुके हैं। क्या लगता है ये समस्या जो बनी हुई है कैसे इसका समाधान हो? देखिए 1989-90 से ये प्लॉट दिए और जब से ये बने हुए हैं, लेकिन हुड्डा के खाते में आज तक ये प्लॉट खाली हैं, बने हुए नहीं हैं। एक्सटेंशन फीस मतलब ये होता है कि 10 साल अगर आप नहीं बनाएंगे तो उसके बाद में एक्सटेंशन फीस लगती शुरू हो जाएगी, जबकि ये बने हुए हैं लेकिन हुड्डा के खाते में बने हुए नहीं हैं। और जब ट्रांसफ़र करवाने की बात आती है तो ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है ना। और पता नहीं डीलर में ऐसे क्या खासियत है कि वो ट्रांसफ़र करा देते हैं, कोई 2 लाख मांगता, कोई 2.5 लाख मांगता है। उसके बाद ये जो काम हो सकता तो रूटीन में क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 90-91 में प्लॉट बन गए, 3-3 मंजिला आप देख रहे हैं, 3-3 मंजिला बन गए हैं। बीच में मैं आपको उस सेक्टर को भी दिखा देता हूं, क्योंकि सेक्टर 3 का जब जिक्र करते हैं कि वो खाली अभी भी कागजों में दिखाई देता है, तो देखिए सामने 3-3, 4-4 मंजिल के जो आप ये मकान देख रहे हैं, ये वही मकान है जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की फाइलों में अभी भी खाली हैं। और खाली होने के चलते ही इन पर अब पेनल्टी लगाई जाती है, एक्सटेंशन फीस इनसे हर साल वसूलने की बात कही जाती है और यही तनाव लोगों के लिए परेशानी का सबब है। जी, आप बात अपनी पूरी करिए। हम ये कह रहे थे कि जैसे 2-2, 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं और इतना ही नहीं है, जो गूगल, आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, गूगल का मैप हमने निकाला गूगल से सर्च करके, तो उसमें भी तभी के बने हुए मकान ये हैं। लेकिन बावजूद इसके हुड्डा जो महकमा है वो ये कहता है कि हम इसको किस तरीके से ठीक करें। हमारे कंप्यूटर में तो ये बने हुए नहीं है। साइड विजिट करा दिया, वो साइड वेरिफिकेशन करके चले गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हेड ऑफिस से मतलब दूर होगी समस्या, पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। हमने पहले केस यहाँ से बनवा करके भिजवाया तो ये लिख दिया कि कोई नियम नहीं है ऐसा। अरे नियम ऑर्डिनरी नियम में आता होगा, क्योंकि ये तो बने हुए हैं, कमी तुम्हारी है, इसको क्यों नहीं ठीक कर रहे? लेकिन इसके बावजूद भी उसको ठीक नहीं किया जा रहा। नंबर 1 बात तो ये है। लामा साहब, इसी में एक सवाल मेरा ये भी है, आपने जब बात की कि शिकायतें रखी, आपकी तरफ से बात रखी गई, ये तमाम चीज़ें उनकी तरफ से कहा गया, ये कब से आप इस प्रक्रिया में आप हैं, कब से ये शिकायत कर रहे हैं? लगभग 20 साल से हम इस शिकायत को कर रहे हैं। 30-35 साल से बने हुए हैं, 20 साल से लगातार हम इस बात को कर रहे हैं। कहाँ किस किस मंच पर आपने ये बात रखी है अभी तक? हमने जो है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, माननीय कृष्णपाल जी से बातचीत हुई है, माननीय कैबिनेट मंत्री से बातचीत हुई है, और हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर गरिमा मित्तल से हैं, उसके से पहले दहिया साहब थे, और बहुत सारे मतलब अधिकारी आए हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा के वहाँ पंचकुला जाकर के प्रदर्शन किया है, और कोई जगह ऐसी नहीं जिसके पास हम नहीं गए हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में हमने ये मामला उठाया कि भाई इस तरीके से बात है, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। सुनवाई अभी तक नहीं हुई। आप लोग काफ़ी लोगों की सुनवाई कराते रहते हैं, इसकी सुनवाई का अब रास्ता क्या है? रास्ता हमने माननीय डीसी साहब से आग्रह किया है कि इसको ग्रीवेंसेस कमेटी में इस मुद्दे को लगाया जाए,
और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि ग्रीवेंसेस कमेटी में इस मुद्दे को उठाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में आ जाएगा। निश्चित तौर से देखिए, चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा के वॉइस ऑफ फरीदाबाद कार्यक्रम का भी मकसद यही रहता है कि अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान तक उसको ले जाया जाए। अब कोशिश यही है कि इस मामले को ग्रीवेंस कमेटी में उठाया जाए और ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में करते हैं। तो अब उम्मीद इस बात को लेकर जगी है कि जब उनके सामने एक बार फिर दोबारा ये मसला उठाया जाएगा तो इस समस्या का समाधान होगा और ये बड़ा समाधान इन तमाम लोगों के लिए होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जनाब, जो श्री लामा साहब ने कहा कि भाई जो 2-2 ढाई लाख रुपया मांगते हैं डीलर, उनके कहने से ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हम जब जाते हैं तो हमारी एक्सटेंशन फीस भी माफ़ नहीं होती है। तो हमारी हुडा प्रशासक या जो भी प्रशासन से यही मांग है कि भाई हमारे जो जीपीए प्लाट है इनको ट्रांसफ़र किया जाए और हमारी जो सीवर की मेन समस्या है, जिसमें पानी में भी सीवर का पानी मिक्स आता है, उस सीवर की लाइन को बड़ा किया जाए और इस पानी और सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त इसलिए किया जाए ताकि चूंकि सीवर और पीने का पानी जब मिक्स आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि फिर पानी खरीद कर ही आपको पीना पड़ेगा और एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ इन तमाम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर, किस तरह की और समस्याएं हैं? सर सबसे ज़्यादा तो पानी की दिक्कत है जी, पीने का भी, और सीवर बंद हो जाता है जी, सीवर बंद हो जाता है जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब इसका समाधान किया जाए, यही कहूँगा सर, और क्या कहें सर। हाँ बिल्कुल, देखिए पीने के पानी की समस्या है, चूंकि कुछ महिलाएं भी यहाँ पहुंची हैं और ऐसे में जब रसोई में काम करना होता है तो सबसे पहले पानी की ज़रूरत पड़ती है और पानी अगर गंदा आ रहा हो तो मुसीबत और ज़्यादा इनके लिए भी मुश्किल हो जाती है। किस तरह से देखते हैं पानी की समस्या इन्होंने रखी, क्या वास्तव में इस तरह की है यहाँ समस्या? बहुत गंदा पानी आ जाता है, इतनी बदबू आती है कि छुआ ही नहीं जाता पानी, सारे में बहुत गंदा पानी आता है। तो क्या फिर ऐसे में खरीद के पानी पीना पड़ता है, क्या है? हाँ जी, खरीद के लेना पड़ता पानी, बहुत ज़्यादा, और 2-2 3-3 घंटे तक पानी नहीं आता। रसोइयों में भी, खाने में, जैसे खाने में यूज करते हैं तो बाहर के फिल्टर से ही लेकर फिर उसे मतलब खाना बनाते हैं, तो दिक्कत तो हो रही है जी। बीमार पड़ते हैं जी बच्चे और खाना भी ढंग से नहीं बनाते, नहाते हैं तब भी बदबू आती है जी उसमें। देखिए बड़ी समस्या है सेक्टर की, चूंकि आप समझ रहे होंगे कि अगर 36 गज के प्लॉट में मकान बनाकर जो रहने वाले लोग हैं वो EWS के से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके लिए एक एक पैसे का हिसाब रखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कमाई इतनी सीमित होती है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप लगातार पहले भी जिक्र कर रहे थे और कई समस्याएँ इसमें हैं सेक्टर में? जी अच्छा, नमस्कार साहब। सबको पहले ऐसा है साहब कि पानी का जो मिक्सिंग है और वो इंस्ट्रक्शन फीस जो है साहब, हमेशा उस पर ब्याज लग करके मैं कई बार जा करके हुड्डा में राणा जी के साथ में एप्लीकेशन भी दिया, बोला कि इसको मैं भेज देती हूँ, भेज करके उसके बाद जो है ना आपका जो है ये ख़त्म हो जाएगा। 4000 था, आज वो हो गया 20,000 रुपये हो गए हैं। रोज़ उसका तगादा होता है, पानी बिजली सारा हम लोग दे रहे हैं, नो ड्यूज भी कराए हुए हैं, उसका सब कागज़ हम लोग के पास है, ट्रांसफ़र भी है, उसके बाद भी स्टेशन फीस आती है और पानी 3-3 रात भर पानी हम लोग भरते हैं। पीने के पानी के तो सब खरीद करके ही पीते हैं, चाहे अपना RO लगाए हुए हैं साहब। इससे इस तरह पानी की चाहे एक्सटेंसर की जो दुर्दशा हो रही है, तो अपने गरीब आदमी हम लोग छत्तीसगढ़ में जुगी वालों है, उसके बाद जो है साहब इतनी दुर्दशा जिसका कोई हिसाब नहीं है। पानी का है, बिजली का है, सारी समस्या ही समस्या। परेशानी लोगों के सामने कई तरह की हैं। आपको लगता है कि पानी की समस्या तो है ही है, सीवर की भी है, और भी कोई समस्या? इतना बड़ा सेक्टर है, आबादी इतनी बड़ी है, जिस तरह जिक्र पहले भी आया कि जितनी बड़ी आबादी उतनी बड़ी समस्याएं यहाँ हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इस गरीब खाने में इंडिया न्यूज़ का बहुत स्वागत करता हूँ, और जो ये समस्या के लिए आज आप आए हो, हमारी इस समस्या जो इतनी है इस 36 गज में 36 तरह की ही समस्या है। पार्कों की देखो तो हालत ऐसी है कि उसमें मतलब खड़ा नहीं हुआ जाता। इतनी पार्क नाम के पार्क हैं लेकिन उसका कोई मेंटेनेंस कोई भी नहीं है। दूसरा, पानी की जो समस्या है, 14 नंबर ट्यूबवेल 55 के सामने से हम और पूरे लांबा जी पूरी टीम लगी हुई है, वो जो फाइल ही पास होकर के नहीं दे रही, सारा सामान वहाँ है। उसका जो नीचे से फिल्टर फट गए थे, वो यदि ट्यूबवेल लग जाए तो कम से कम 300-400 घरों का वहाँ परली तरफ वो पानी की भी समस्या हल हो सकती है। वो हमारा जो दिया हुआ है हमने सारा, यहाँ एक्शन ने भी कर दिया, लेकिन वहाँ जो मौना है जो है वो कमिश्नर हैं, वो अभी वहाँ से हमारी फाइल अभी नहीं आई है। और पार्कों की तो इतनी दुर्दशा है कि उसमें मतलब ना तो बैठ सकते हम, और चारों तरफ इतनी गंदगी है। तीसरी जो बात है, जब हम जो एक्सटेंशन फीस है 10 साल का जो पीरियड है नहीं बनते हैं तो बढ़ती है। लामा साहब की टीम पूरी लगी हुई है। जब हम बिजली का बिल
पानी का बिल जब हम उसी टाइम से दे रहे हैं और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो ये बन कैसे नहीं रहे? मकान तो सारे के सारे जभी से बन रहे हैं। और रही बात रजिस्ट्री वाली क्या है, कन्वेंस डीड से पहले रजिस्ट्री हो जाती थी। अब क्या है समस्या, जो पैसा दलाल है यहाँ के दलाल हैं, वो जब इन्होंने सर्टिफिकेट भी है, आज जा करके देखो हुड्डा के रिकॉर्ड में कितने, जब से इन्होंने वो लगाई है, जब से कितने जो ट्रांसफर हुए हैं, मतलब इतने मेरे हिसाब से 40-50 मकान ट्रांसफर हो चुके हैं, और वो बगैर 3.5-4 लाख के वो कैसे हो रहे हैं, जबकि फर्स्ट पार्टी है ही नहीं है। तो ये बहुत मुद्दा है हुड्डा का कि जो पैसा दे आता है उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, जो ये बेचारे गरीब हैं इनके मकानों के ट्रांसफर नहीं हो रहे। निश्चित तौर से देखिए बड़ा सवाल है, चूंकि सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर ट्रांसफर हो भी रहे हैं तो फिर तमाम लोगों के ट्रांसफर बाकी के क्यों नहीं हो रहे, और ऐसे में पैसे के लेन देन का भी खेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिचौलिया बीच में पैसे ले रहे हैं, उनका काम हो रहा है, लेकिन अधिकारी सीधे नहीं सुन रहे। हाँ जी, वैसे जो दलाल हैं जी उनके द्वारा काम हो रहे हैं। अब हम पर 2.5 लाख नहीं है, हम कहाँ से कराएं? मैंने 97 में 1997 में मकान बनाया था, पहले भर दिया 1,10,000, फिर भी 5404 है, फिर भी दर्शाया जा रहा है भाई इसमें 1,10,000 और बाकी है। कहाँ तक भरेंगे हम? मकान बनाए हुए हैं हमारे, हो गई लगा लो जी 25-26 साल हो गए मेरे मकान को, और हर बार भरते भरते आ रहे हैं हम, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और टैक्स हम भर रहे हैं हर बार जब से हमारे टैक्स देख लो, हाउस टैक्स देख लो, पानी के बिल देख लो, लेकिन ये लगातार आ रहे जी, कम नहीं हो रहे। हमारे से यही दरखास्त है, हमारे ये कम किए जाए टैक्स जो आ रहा है बेमतलब। टैक्स को कम करने की बात की जा रही है। आप आइए अंकल, इधर आइए। ये समस्या सभी ने करीब करीब रखी है, तमाम लोगों ने, पानी की भी हुई, पार्कों की भी, और क्या लगता है कि यहाँ जी साफ सफाई नहीं होती, यहाँ पार्क नहीं, कहीं भी एक देखने को नहीं मिलेगा आपको। मैंने समस्या जो ये रजिस्ट्री की हो रही जो है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है, ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ कर सकते। चिंता रहती है कि अपना मकान होते हुए भी अपना सा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता अपना सा, ना बिजली का कनेक्शन भी, दूसरा कनेक्शन मीटर भी नहीं मिल रहा है। समस्या जब तक अपने नाम नहीं होगा, बिजली का कनेक्शन भी मैंने 2 बार अप्लाई भी करा, वो भी वापस कर दिया उन्होंने। आज तक कोई समस्या हल नहीं हो रही हमारी। हमारे तो यही दरख्वास्त है सरकार से कि भाई छोटे छोटे गरीब आदमियों के मकान हैं, वही छोटे EWS के, इनको जो है रेगुलर कर दिया जाए, रजिस्ट्री जो भी होती है वो करा जाए। बिल्कुल देखिए, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से जो तमाम सेक्टर 3 के लोग हैं वो गुजारिश सरकार से इस बात को लेकर कर रहे हैं कि उनका मकान उनका हो जाए, इसको लेकर उनके जो कागज हैं वो ट्रांसफर हो जाएं। आप लगातार फाइल लेके खड़े हैं, क्या आखिर ये वही फाइल है जिसको लेकर जिक्र तमाम लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सारी की सारी जो फाइल है ये यहीं की है, जो हमने समस्याएं इनको लिखी है, बताया बार बार, जो भी कॉरस्पॉन्डेंस किया है, और कुछ का पेपर इनमें वो भी है कि भी जो हुड्डा ने अपने हेड ऑफिस भेजा है। अभी ये जो मेरे पास कागज़ है, ये हुड्डा डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया था, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि भी सर्वे में हर मकान के सामने कंस्ट्रक्टेड लिखा हुआ है। जितने भी हम एक्सटेंशन फीस की बात कर रहे हैं, हर के सामने कंस्ट्रक्टेड लिखा है। ये हुड्डा सर्वे डिपार्टमेंट के जो SDO जी हैं उनकी रिपोर्ट है। ये इसी को बेस बना के, इसी को आधार बनाकर हम इसको कह रहे थे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा हमारे शासन से कि 36 वर्ग गज का जो एरिया है, जब चुनाव आते हैं सबको यहाँ पर ट्रक भरकर वोट नजर आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षा जो होती है 36 वर्ग गज की होती है। जितनी समस्याएं यहाँ पे है सेक्टर 3 बाकी इलाके में नहीं है उतनी समस्या। दूसरा एक और इशू मैं आपके माध्यम से उठाना चाहूँगा, 60 वर्ग गज के लगभग 100 मकाने हैं जिनके घरों के ऊपर से हाई टेंशन तारे गई हुई हैं। लगभग 35 साल पहले वो हाई टेंशन तारे थी, हुड्डा ने उसके नीचे प्लॉटिंग कर दी है, और वो प्लॉटिंग करने के बाद जैसे लोगों ने वहाँ पे मकान बनाने शुरू किए, इन हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से अभी तक हमारे कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 2022 31 जुलाई को एक साथ ही हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से 4 लोग झुलसे गए, जिनमें एक वयस्क था, 3 बच्चे थे। एक आदमी मात्र उसमें जान बची है। बड़ी कोशिशों के बाद 3 लोग वहाँ पे एट द स्पॉट खत्म हो चुके हैं। इस मामले को भी हमने उठाया, हुड्डा ने और HVPN ने दोनों ने एक ज्वाइंट सर्वे किया था। ज्वाइंट सर्वे में ये चीज़ सामने आई है कि हुड्डा की गलती है, हुड्डा को हाई टेंशन तारों के नीचे प्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए थी।
इसका खामियाजा हुड्डा को भुगतना पड़ा। 42 लाख रुपए हुड्डा डिपार्टमेंट ने इन तारों को घरों से ऊपर हटाने के लिए HVPN के पास जमा करा दिए। लेकिन लगभग 2 साल से HVPN डिपार्टमेंट हम लोगों को गुमराह कर रहा है। 15-20 दिन में घरों के ऊपर से तारे हट जाएंगी। लोगों की जान माल का खतरा है जी, हर समय डर बना हुआ है। लामा साहब, एक ये भी बड़ी समस्या है, हम भी पहले कवरेज रिपोर्टिंग करते रहे हैं इस बात को लेकर, हाई टेंशन तारों को लेकर। ये मामला जहाँ तक मुझे याद है कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी पहले जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM थे तब उनके सामने भी रखा गया था। आखिर जब पैसे जमा हो गए, बिजली विभाग क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्यों जान पर खेल कर लोग रह रहे हैं वहाँ? बिजली विभाग पिछले 2 साल से कह रहा है कि टावर परचेज करने के लिए हमने ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी तक परचेज होकर के नहीं आए। अभी हमने अतुल अग्रवाल से परसों ही मुलाकात की थी और हमने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर 15 दिन में इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर से हम प्रदर्शन करेंगे, और अगर कोई एक्सीडेंट होकर मौत होती है तो SC की एक्शन की, उनके संबंधित अधिकारियों की FIR भी दर्ज करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री जी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन बावजूद उसके कोई समाधान नहीं हो रहा। दूसरी बात, अगर और हम करें और करें तो आप देखेंगे एक गंदा नाला बह रहा है यहाँ, बिल्कुल जस्ट ही इतना बदबूदार, पशु मर रहे हैं, सब कुछ है, गंद फड़ी बुड़ी है। उसको ना तो कवर करने की बात है, ना उसको सफाई करने की बात है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं रहा। मात्र 15 फीट डिस्टेंस पर मकान है, अब वो किस तरीके से रहते होंगे। सफाई व्यवस्था, इनक्रोचमेंट आप देखेंगे पूरी तरीके से इनक्रोचमेंट का भरा पड़ा है, रास्ते मतलब बंद हो रहे हैं और इस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसकी तरफ कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। एक बड़ी समस्या जो है 90-91 में अलग अलग जगह से जो झुग्गी उठा करके ये सामने 36 गज के प्लॉट दिए, आज तक उनको अलॉटमेंट लेटर नहीं दिए। सभी जगह अलॉटमेंट लेटर बंटे जा रहे हैं, लेकिन उनको अलॉटमेंट लेटर नहीं दिए। आज वो मलकियत हक उनके पास नहीं है, कोई भी काम उनका नहीं हो रहा है। तो ये जो अलॉटमेंट लेटर देने का है, एक्सटेंशन फीस माफ करने का, हाई टेंशन का, सीवर का, सफाई का, पानी का, मतलब लावारिस है एक तरीके से ये सेक्टर। और यहाँ लगभग 30-35 हज़ार वोट भी होंगी, 30-35 हज़ार वोट है। उसके ये जो तमाम लोग जिक्र कर रहे हैं कि जितनी बड़ी आबादी उतनी बड़ी समस्या, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि और जगह इतनी नहीं होंगी जितनी समस्याएं यहाँ हैं? निश्चित तौर से सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ हैं, और प्रयास हम लगातार सेक्टर 3 रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन कर रही है कि हम इन समस्याओं को निजात दिला दें, लेकिन प्रशासन जो है इसको लापरवाही बरत रहा है। तो हम माननीय कैबिनेट मंत्री जी से भी आग्रह फिर करेंगे कि मामले में हस्तक्षेप करें और ये जो मामले लटके हुए हैं इसको स्पीड अप कराएं। आपको लगता है कि अगर ये मामले दोबारा से एक बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जाते हैं, जो ट्रांसफर वाला भी है, तो वहाँ समाधान हो जाएगा? निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते हैं और उनके संज्ञान में जब आएगा, जिस दिन ये ग्रीवेंसेस कमेटी में लग जाएगा मामला, हमें लगता है उससे पहले इसका समाधान हो जाएगा। क्योंकि गरिमा मित्तल से बातचीत करके आपकी टीम, आपके नेतृत्व में उस दिन वहाँ मौजूद थी, हमने ये बोला था कि ये जब आपके सर्वे होगा तो क्यों नहीं करते। तो हेड ऑफिस में केस भेज रखा है, लेकिन अभी तक वो सैंक्शन होकर के, स्वीकृति प्रदान होकर के नहीं आया है। तो इसलिए ये किस चीज़ का पेपर है आपका? ये वही है कि जो ये मकान बने हुए हैं और एक्सटेंशन फीस लग रही है, इसकी सर्वे रिपोर्ट करके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर ने भेजा हुआ है। अब रिपोर्ट भी है, सब कुछ है। देखो कमाल की बात है कि फील्ड में बने हुए मकान है, लेकिन कागजों में उनको दिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए इस बात को लेकर के हमें काफ़ी यहाँ लोगों में नाराज़गी है। और ये जो प्रशासन का घोर उपेक्षापूर्ण रवैया सेक्टर 3 की तरफ से है, सीवर का पानी मिक्स होकर के पीने को मजबूर हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ट्यूबवेल हमारे बंद पड़े हुए हैं, क्या वो ट्यूबवेल नहीं लगने चाहिए? या महिलाएं रो रही हैं भाई पानी नहीं है, मतलब ये हालत है। सीवर जाम, सफाई की व्यवस्था, इतना बुरा हाल हो रहा है कि गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। लेकिन एक बात और भी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि इतनी बड़ी समस्याएं तो रखी गई, हर उम्मीद प्रशासन से भी होती है और सरकार से भी होती है, तो ऐसे में जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं उनकी पहली ड्यूटी बन जाती है कि वो समस्याओं की तरफ ध्यान दें। क्योंकि जब वो वोट मांगने आते हैं प्रतिनिधि, तो तमाम तरह के वादे आपसे करके जाते हैं, तो क्या उन तक भी संज्ञान में उनके लाया गया? जैसे जिक्र भी हुआ, क्या उनकी तरफ से कोई जवाब मिले या कोई कोशिश मिलता है? सर, ओनली आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और मेरा नाम नेमीचंद सिंगल है, मैं हाउस मोड़ में रहता हूँ। यहाँ पे भी क्या है कि हमारे पास कन्वेंस डीड है, पक्की रजिस्ट्री है, ट्रांसफ़र लेटर है, और उसके बावजूद भी दलाल तो बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र लेटर लेना है और उसके लिए 12,000 रुपये मांग रहे हैं। 6,000 रुपये की रसीद मिलेगी आपको, 6,000 का पता नहीं कहाँ जाएंगे। और उड्डा में जाओ तो उड्डा वाले कहते हैं कि हाउस मोड हमारे पास आया ही नहीं है,
और हाउसिंग बोर्ड में जाओ तो अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दलाल कहाँ से 6,000 रुपये लेके ट्रांसफर लेटर दे रहे हैं, क्योंकि हम तो रीसेल वैल्यू में मकान लिए हैं और पूरी फाइल हमारे पास, उसके बावजूद भी दलाल मांग रहे 12-12 हज़ार रुपये। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है उनका सेक्टर 3 वासियों का यही है। आप कुछ कहने के लिए कह रहे थे, क्या क्या शिकायतें हैं? मैं तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। हमारे यहाँ पर हर समय कई बार आते हैं, पार्क को खुदाई करके नींव डाल के चले जाते हैं। हम सबको लगता है कि एक बहुत अच्छा पार्क बनेगा। जब वहाँ पे देखने जाते हैं तो वो अच्छा क्या, वो तो घटिया सा भी घटिया नज़र आता है। कोई भी व्यक्ति जाके देख ले, कोई भी देख ले, आके यही कहते यार जगह तो बहुत अच्छा है यार, ये तो गंदगी इतना पार्क दिखाई दे रहा, कितना बेकार लगता है। अगर अच्छा पार्क बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा। कहीं के रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो देखेगा हाँ भाई अच्छे जगह पे रह रहे हैं लोग। इस पार्क को देख के ना काफ़ी लोग नाखुश रहते हैं, नाराज रहते हैं। इसके वजह से गरीब आदमी कमेटी सेंटर में कहाँ से इतने पैसे दे के अपनी गरीब बेटियों की शादी करेंगे, जो कि व्यवस्था ठीक ही नहीं है। मेरा कहना है कि यहाँ ठीक ठाक एक अच्छा पार्क बने। बड़ा सवाल उठा रहे हैं पार्कों को लेकर आप जी। जब चुनाव आता है पार्क के लिए नारियल तोड़ दिया जाता है। ये दूसरी बार हुआ है कि भी नारियल तोड़ा गया, लेकिन पार्क बनता नहीं है। बिल्कुल, सवाल देखिए उन जनप्रतिनिधियों पर भी है जो आश्वासन देते हैं और बड़े बड़े वादे इन तमाम लोगों के सामने करते हैं कि जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद में सरकार बनेगी और तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन समस्याएं जस की तस। सेक्टर 3 जो आबादी, जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एशिया में सबसे बड़ी आबादी का सेक्टर, और इसमें जितनी बड़ी आबादी उतनी बड़ी समस्याएं। लेकिन इस बीच में तमाम लोगों की तरफ से दो चीज़ें जो बड़ी मुख्यतः निकल के आई हैं, एक तो ट्रांसफ़र को लेकर और दूसरा हाई टेंशन वायरों को लेकर के वो नहीं हटाए गए हैं। और दोनों ही ऐसे काम हैं जो तमाम लोग कह भी रहे हैं कि वो हो सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको करना नहीं चाहते और इसीलिए उन्हें शासन और प्रशासन के साथ साथ में हर जगह दस्तक देनी पड़ रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आज के लिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद में इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी तरह से तो लोगों के साथ में, उनकी समस्याओं के साथ में साथ होंगे।